एवरीवन, वेलकम टू साइमा अकेडमी। गाइस, ये थर्ड पार्ट है 2015 के पेपर का, जिसमें हम साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं उत्तराखंड बोर्ड का। अब तक हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और इसमें 11th क्वेश्चन से लेके 15th क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तो देखो, अभी 11th क्वेश्चन है, द्विविखंडन बहुविखंडन से किस प्रकार भिन्न है। हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना है। देखो, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, द्विविखंडन का मतलब होता है जिसमें दो खंड हो जाते हैं, दो हिस्से हो जाते हैं। बहुखंडन का मतलब है जिसमें बहुत सारे खंड हो जाते हैं, बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं, है ना। बाइनरी का मतलब 2 होता है, मल्टीपल का मतलब बहुत सारा होता है। तो द्विविखंडन होता क्या है, देखो, ये हमारा अलैंगिक जनन का हिस्सा होता है। अलैंगिक जनन के प्रकार में होता है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो केंद्रक होता है या जीव है जो भी कोई हमारा, वो 2 पुत्री केंद्रकों में विभाजित होता है। यानी जब उसमें विभाजन होता है तो वो 2 पुत्री केंद्रक बन जाते हैं, तो डॉटर न्यूक्लियस बन जाते हैं। इन दिस एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 सिमिलर ऑर्गेनिज्म। जैसे अमीबा होता है, अमीबा जब वो थोड़ा मेच्योर हो जाता है, यानी कि जब उससे दोबारा दूसरे नए वो बनने होते हैं ऑर्गेनिज्म, दूसरे नए जीव बनने होते हैं, तो वो एक जीव 2 भागों में अलग अलग हो जाता है, 2 हिस्से बन जाते हैं, तो इसको कहते हैं बाइनरी फिजन। जबकि मल्टीपल फिजन में केंद्रक अनेक संतति केंद्रकों में बढ़ जाता है। इन दिस एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस 2 और मोर ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म से, एक ही जीव से बहुत सारे जीव बन सकते हैं इसमें मल्टीपल फिजन में। ओके। द्विविखंडन में कोशिका के चारों ओर पुटिका या मोटी परत नहीं बनती। मतलब जो 2 कोशिकाएं, जब 2 पार्ट हो रहे हैं, जिस टाइम पे कोशिका में विभाजन होता है, तो कोशिका के चारों तरफ एक सिस्ट यानी एक मोटी लेयर नहीं बनती, जैसे कि मल्टीपल फिजन में होता है। मल्टीपल फिजन यानी बहुखंडन में क्या होता है, कोशिका के चारों ओर पुटिका या मोटी परत बन जाती है। अ सिस्ट और थिक लेयर इज फॉर्म्ड अराउंड द सेल। सेल के चारों तरफ एक मोटी सी लेयर बन जाती है। जबकि बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन में ऐसा नहीं होता। अ सिस्ट और थिक लेयर इज नॉट फॉर्म्ड अराउंड द सेल। सेल के चारों तरफ कोई थिक लेयर या सिस्ट नहीं बनती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बाइनरी फिजन द्विविखंडन में यह क्रिया अनुकूल परिस्थितियों में होती है। इट जनरली अकर्स इन फेवरेबल कंडीशंस। जब जो कंडीशन होती है, परिस्थितियाँ होती हैं, उस जीव के अनुकूल होती हैं, उसके फेवर में होती हैं, उस टाइम पे बाइनरी फिजन ही होता है। जबकि जब मल्टीपल फिजन होता है, मोस्टली ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। ये क्रिया सामान्यतः प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। इट कैन टेक प्लेस इन अनफेवरेबल कंडीशन। जब जीव के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल होती हैं। बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल होंगे अमीबा और पैरामीशियम, और मल्टीपल फिजन के एग्जाम्पल होंगे प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए। स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताना है। देखो, ये रूल होता किस बारे में है कि अगर हमारा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है यानी धारावाही चालक है, उसमें अगर हमको उसकी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता है, तो हम इस तरीके से अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको इस तरीके से अरेंज करें कि वो सब जो हमारा थंब है, मिडिल फिंगर है और थंब के पास वाली जो फिंगर है, उन सब को वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो यानी लंबवत हो। तो हम अपने फिंगर को तो वहाँ पे प्रेस करते हैं जिस डायरेक्शन में हमें पता है कि यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र ये फील कर रहा है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम अपनी जो ये वाली फिंगर होती है ना, जो 4 फिंगर है हमारी, है ना, 4 फिंगर का मतलब होता है तर्जनी, यानी कि जो हमारे अंगूठे के और मिडिल फिंगर के बीच में होती है। इस वाली फिंगर को अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस किया और उसके साथ हमने थंब को और मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलर रखा, तो जिस डायरेक्शन में हमारा वो पहुँचेगा ना थंब यानी अंगूठा, वहाँ पे तो हमें मोशन की यानी चालक की दिशा का पता चलेगा, है ना। यानी जो चालक है उस पर कितना बल लग रहा है, बल की दिशा का पता चलेगा। और जो हमारी मिडिल फिंगर है उससे हमें करंट की यानी विद्युत धारा की दिशा पता चलेगी। ये फ्लेमिंग का रूल। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी का मतलब है 4 फिंगर, जो अंगूठे की और मिडिल फिंगर के बीच में होती है, तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। तब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो तर्जनी है यानी 4 फिंगर है, वो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, और मध्यम यानी मिडिल फिंगर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। यानी जो हमारी 4 फिंगर है, अगर उससे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का पता चल रहा है, तो जो मिडिल फिंगर है यानी मध्यमा है, उससे पता चलेगा हमें विद्युत धारा की दिशा का, और अंगूठे से पता चलेगा जो बल लगेगा उस पर, जो भी हमारा कंडक्टर है वो फोर्स को फील कर रहा है, उससे बल की दिशा का पता चलेगा।
ओके, अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। उनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करो। इफ़ द फर्स्ट फिंगर यानी फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन को बताएगी तो सेकेंड फिंगर करंट की डायरेक्शन को बताएगी, और जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब है फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, जो कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा कंडक्टर, उसको बताएगा थंब। तो ये था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इसके बाद है हमारा 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन है 12 वोल्ट 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलाम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। इसमें आपको चार्ज दे रखा है 2 कूलम, और इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर दे रखा है 12 वोल्ट। आपको W यानी कि वर्क निकालना है। ओके, जो गिवन है क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट और चार्ज है 2 कूलम, W निकालना है। इसका सिंपल सा रिलेशन होता है W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट है, चार्ज कितना है 2 कूलम है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 24 जूल आएगा। जो ये होता है हमारा वोल्ट कूलम होता है उसी को जूल बोलते हैं। तो 12 इंटू 24 वोल्ट कूलम आएगा, दैट मीन्स 24 जूल आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का। उसके बाद है 14th क्वेश्चन, जल का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन से क्या अभिप्राय है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का मीनिंग बताना है। देखो, हमें पता है कि जो अपवर्तनांक होता है उसको n से शो करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से शो करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू C अपॉन V। C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी वायु में प्रकाश की चाल, V का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जल में प्रकाश की चाल। ओके, यानी वायु में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के रेशियो को ही हम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कह रखा है कि अपवर्तनांक दैट मीन्स n 1.33 है। तो 1.33 क्या मतलब है इसका, कि जो वायु में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल का अनुपात है वो 1.33 है ना। अपवर्तनांक अनुपात इसी को तो बोलते हैं, इनके अनुपात को। तो इसका यही मतलब हो जाएगा कि इसका अर्थ यह है कि वायु में प्रकाश का वेग और जल में प्रकाश के वेग का अनुपात 1.33 है। दिस मीन्स दैट द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 1.33। क्योंकि 1.33 क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते ही वायु में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल के अनुपात को है। तो यानी इन दोनों का अनुपात क्या है, 1.33 है। बस इतनी सी बात है इसके अंदर। इसके बाद है हमारा 15th क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता क्यों है। व्हाई देयर इज नीड टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम जुडिशियसली। इनको हमें जुडिशियसली क्यों यूज़ करना चाहिए, मतलब इनको ध्यान से सोच समझ के क्यों यूज़ करना चाहिए। फॉसिल फ्यूल को, जीवाश्म ईंधन को। कोयला पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल्स ही तो है, जीवाश्म ईंधन है ना। कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जिनकी पृथ्वी पर सीमित मात्रा है। ये आपने हमेशा पढ़ा और सुना होगा। जो जीवाश्म ईंधन है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, और जो जीवाश्म ईंधन है वो सीमित मात्रा में है पहले से ही, तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। जितनी तेज़ी से हम उनका उपयोग कर रहे हैं, अति शीघ्र ही ये पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे। अतः भावी पीढ़ियों के लिए इनकी उपलब्धता बनी रहे, जो आने वाली जनरेशन है उनको भी वो मिले। ऐसा नहीं है सारे का सारा हम ही यूज़ कर लें। इसके लिए इनका विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है, क्योंकि भाई इनकी जो अमाउंट है वो लिमिटेड है, हम उनको ज़्यादा तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो वो अपकमिंग जनरेशन को मिलने वाले नहीं है। तो अपकमिंग जनरेशन को भी वो मिले, इसीलिए हमको इनको जुडिशियसली यानी विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, सोच समझ के ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स विच इज़ लिमिटेड इन क्वांटिटी ऑन अर्थ। बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है। द फास्टर वी आर यूजिंग देम द सूनर दे विल बी एग्जॉस्टेड फ्रॉम द अर्थ। जिस स्पीड से हम यूज़ कर रहे हैं वो जल्दी ही अर्थ से डिसअपियर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। Therefore, for their availability for further generations, it is necessary to use them judiciously. हमारी जो फर्दर जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन है, उनको भी अवेलेबल हो, इसलिए हमें उनको जुडिशियसली तरीके से यानी सोच समझ के हमें उनको यूज़ करना चाहिए। ये हो गए 5 क्वेश्चन हमारे इस वीडियो के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।